नमस्कार। जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 188वीं 188th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसे कि हमारी परंपरा, हर एपिसोड के प्रारंभ में हम सरस्वती वंदना से अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और इसकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के साथ साथ जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी अपने दायित्वों का सक्रिय रूप से संचालन कर रही हैं। शिक्षण में आने से पूर्व आप रेडियो इंडस्ट्री के साथ संबद्ध थी और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। एक शिक्षक के रूप में, शोधार्थी के रूप में आप रेडियो पॉडकास्टिंग पर अपना शोध के लिए पंजीकृत है और पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र लिखती रही हैं। अकादमिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की थी। पिछले 2 वर्ष से जो हमारा एक एसोसिएशन एमओयू हुआ है भारतीय विद्यापीठ के साथ, इस वेबिनार श्रृंखला हमने सुचारू रूप से जारी कर रखी है। उसके सभी एपिसोड्स में प्रियंका जी का सक्रिय सहयोग रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज की हमारी इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you so much, sir. So, by this, I, Priyanka, welcome you all in our 188th webinar, as Sanju Banawat sir said, of this media webinar series. With pride, we announce that Communication Today, that is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as a lighthouse of media professional, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is a 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So by this, I welcome you all. And before moving ahead, let me remember Ma Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और इस आभासी मंच पर स्वागत, सत्कार, अभिनंदन की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का ई बुके से स्वागत करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir. Once again, sir, through this ebook, we welcome you and a heartfelt welcome from our end from BBI CAM and Communication Today. और हमेशा हमारे होटल से डायरेक्टर बीवीआई कैम सर हमेशा कोट करते हैं दैट थ्रू दिस बुके हमें जो इसकी सुगंध है उस फ्रेशनेस को अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए, उसी स्माइल के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ और इसी फूलों की सुगंध के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बाय दिस आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वेबिनार सीरीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस पुष्पों की सुगंध को हम उस वैचारिक जो हमारी खुशबू है उसके साथ जोड़ करके यही विश्वास करते हैं कि जो हमारा वैचारिक उपक्रम है, जो हमने 5 वर्ष पूर्व कोरोना की पृष्ठभूमि में शुरू किया था, इसी प्रकार सुगंधित होता रहे। और ये जो हमारी विचार यात्रा है, ये जो हमारा विचार यज्ञ है,
ये जो हमारी विचार विमर्श की परंपरा है, मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर संवाद की, ये इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ती रहे आप सभी के सहयोग से। 188वीं कड़ी मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर हमने पिछले 5 वर्षों में संवाद किया है और ये सारे डेलिब्रेशंस, ये सारी चर्चाएं, ये पूरा विचार विमर्श हमने रिकॉर्ड किया है और अपने यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड किया है। हमारे जो मित्र जिज्ञासु हैं, सुनना चाहते हैं मीडिया से संबंधित विषयों पर, वो अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें इनको सुन सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग 500 से अधिक विशेषज्ञ अकादमिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और मीडिया से जुड़े हुए अब तक हमारे इस यात्रा में जुड़ चुके हैं। आज डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र हमारे साथ हैं, जिनका विस्तार से परिचय मैं जब उनको आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का जो हमारा विषय है, दक्षिण एशिया में प्रेस की स्वतंत्रता। वस्तुतः प्रेस की आजादी लोकतंत्र का एक मूल स्तंभ मात्र नहीं है, बल्कि नागरिकों की आवाज, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भी है। किंतु दक्षिण एशिया के जो देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये जो देश हैं, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, यहाँ की शासन प्रणाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालती है। राजनीतिक हस्तक्षेप की यदि हम बात करें तो अनेक देशों में पत्रकारिता विभिन्न प्रकार के दबावों से जूझ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में राजनीतिक दलों और सुरक्षा एजेंसियों का प्रभाव कई बार मीडिया संस्थानों की संपादकीय स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, वहां भी प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े हुए प्रश्नों पर समय समय पर चर्चा होती रही है। आलोचनात्मक आवाजों को देश विरोधी कहकर कई बार दबाने का प्रयास किया गया है। भ्रामक समाचारों के या सूचनाओं के बहाने नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है और मीडिया के जो स्वामित्व जिनके हाथ में है, वे भी, उनका भी जो राजनीतिक गठजोड़ है, वो भी इस स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। एक बड़ा खतरा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के है। दुनिया भर में पत्रकारों पर संभवतः सबसे अधिक हमले दक्षिण एशिया में किए जाते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रतिवर्ष पत्रकारों को धमकियां देना, उन पर हमले करना, हत्याएं तक कर देना, इस तरह के उदाहरण हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं। इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी और अपूर्ण होती है कि जो अभियुक्त है, अपराधी है, उनके हौसले बढ़ते चले जाते हैं और पत्रकारों में अपना जो कार्य है उसका निष्पादन करने में कहीं ना कहीं एक दबाव उन पर रहता है, एक डर की आशंका बनी रहती है। तीसरी चुनौती हमारे सामने आती है आर्थिक दबाव और कॉरपोरेट नियंत्रण की। मीडिया के जो घराने हैं बड़े बड़े, उन घरानों के राजनीतिक हित से जुड़े विज्ञापनदाता, उन पर कितनी निर्भरता इनकी है। परिणाम स्वरूप संपादकीय निर्णय कई बार स्वतंत्र विचारों की बजाय व्यावसायिक या राजनीतिक हितों से प्रभावित होने लगते हैं। हम कई बार कहते हैं कि आज समाचार पत्रों के पृष्ठ, पहला मात्र मुख्य पृष्ठ नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पृष्ठ आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, निजी क्षेत्र के, यहां भी प्राइम टाइम, इन जो ये चैनल्स हैं, ये जो बड़े बड़े घराने हैं, विज्ञापनों के माध्यम से कहीं उसे खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या वे आम आदमी की आवाज के वाहक बन सकते हैं? सबसे बड़ी चुनौती यह है। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप आइए। जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्फोट हुआ है, उसके बाद ये दबाव और अधिक बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग खबरों से लेकर के उनका कंटेंट, क्लिकबैट और एल्गोरिदम संचालित पत्रकारिता ने गंभीर मुद्दों को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। और जिस तरह से क्लिकबैट और फिल्टर बबल जैसी हम बात करते हैं, जिस तरह के एक तरफा जानकारियां हमको देते रहते हैं एल्गोरिदम के कारण, उसने कहीं उन लोकतांत्रिक सूचनाओं को भी प्रभावित किया है।
डिजिटल सेंसरशिप और इंटरनेट शटडाउन। दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट बंद करना सरकारों का एक नया साधन बन गया है। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में भी बहुत बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। कश्मीर की बात हो, मणिपुर की बात हो, या कई ऐसे राज्य हैं जहां इंटरनेट शटडाउन से पत्रकारिता और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके हनन को लेकर के अक्सर चर्चा होती रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से निगरानी बढ़ी है, आईटी नियमों के बहाने इन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने का, ऑनलाइन ट्रोलिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ती है। लेकिन इन हर चुनौतियों के बीच में उम्मीद की कहीं कोई किरण होती है। नेपाल और भूटान जैसे देशों ने पिछले वर्षों में उनका जो प्रेस की स्वतंत्रता का इंडेक्स है उसमें कुछ सुधार हुआ है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्वतंत्र पत्रकार, डिजिटल मीडिया स्टार्टअप और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। डेटा जर्नलिज्म, जांच पड़तालें आधारित रिपोर्टिंग में जन सरोकार वाली पत्रकारिता को नई पीढ़ी ने प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। तो दक्षिण एशिया में प्रेस की स्वतंत्रता एक संघर्षपूर्ण लेकिन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस क्षेत्र के जो देश हैं उनके कानून कितने मजबूत हैं, पत्रकारों की सुरक्षा का तंत्र कितना सुदृढ़ है, मीडिया शिक्षा कितनी प्रभावी है और कितनी वहां के सिस्टम में पारदर्शिता है, इन पर हमें चिंतन करना होगा। क्या प्रेस की स्वतंत्रता वास्तव में लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी बन सकेगी और नागरिकों की आवाज को पूरी स्वतंत्रता के साथ वो उठा सकेगी? यही हमारे साथ चुनौतियां हैं और इन्हीं कुछ प्रश्नों से जुड़े हुए, मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र को, जिनका अपना एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र में रहा है। आपने एमए एमफिल करने के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से शांति प्रक्रिया के संदर्भ में भारत पाकिस्तान मीडिया का अध्ययन विषय पर अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। शिक्षक के रूप में जैसा अमूमन होता है, जो भी सक्रिय शिक्षक हैं, जो थोड़ा बहुत भी अपने परिवेश के बारे में, मीडिया के बारे में चिंतन करते हैं, उनकी अक्सर उपस्थिति आप देख सकते हैं इस तरह के अकादमिक आयोजनों में। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा निरंतर सक्रिय है और इस तरह के आयोजनों में आपकी भागीदारी रहती है। शिक्षण में आने से पहले आपने जनसत्ता, दैनिक भास्कर, लोकमत समाचार, समकालीन, तीसरी दुनिया, जन मीडिया, कथा देश आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं के लिए निरंतर लेख लिखे हैं। अनेक लेखों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। शोध के नए विषय जैसे युद्ध और शांति में मीडिया की भूमिका, दक्षिण एशियाई मुद्दे और मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र और मीडिया अध्ययन आदि आपकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ मराठी और उर्दू भाषा में भी आप लिखते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब 3 तलाक आस्था की छानबीन का हिंदी में अनुवाद किया है, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। आप हरदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म फैकल्टी के डीन हैं और विकास संचार विभाग वहां के अध्यक्ष भी हैं। विश्वविद्यालय में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना शिक्षकों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। उस कारण से आपने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वहां कर रहे हैं। एससी एसटी सेल के लाइजन ऑफिसर हैं, जो आंतरिक परिवाद समिति है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसके भी आप मेंबर हैं। आईक्यूएसी के मेंबर हैं और नोडल अधिकारी हैं एसजेई छात्रवृत्ति के। लगभग 1 डेढ़ दशक का आपका अनुभव और संयोग से लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा भी रहा कि आपका और मेरा एक ही विभाग में अध्यापन का सानिध्य मिला है और साथ साथ काम करने का भी अनुभव रहा है। तो आपकी सक्रियता, अकादमिक क्षेत्र के साथ साथ पाकिस्तान की यात्रा करने को आपको मौका मिला, पाकिस्तान के समाचार पत्रों का आपने गहन अध्ययन किया और समकालीन जो मीडिया परिदृश्य है उस पर आपकी अक्सर रचनात्मक टिप्पणियों से लाभान्वित करते रहे हैं और एक वैचारिक ऊर्जा को हमने आपके व्यक्तित्व में देखा है। मैं अनुरोध करूंगा भाई डॉक्टर अनिल मिश्रा से कि आज का जो हमारा विषय है दक्षिण एशिया में प्रेस की स्वतंत्रता,
इसके उन व्यापक पक्षों पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या चिंतन है, उसके बारे में हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मेरे इतना अच्छा परिचय दिया और दक्षिण एशिया के मुद्दों पे जो कुछ बातें की और ख़ासतौर से प्रेस की आज़ादी के बारे में, उससे मेरा अब जो मैं कहने जाऊँगा, इस विषय पे जो मैं बोलूँगा, उसके बारे में काफ़ी कुछ एक आधार भूमि आपने खड़ी कर दी। बहुत शुक्रिया। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। मेरे विचारों या दक्षिण एशिया में प्रेस की आज़ादी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पे आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया, और ख़ास तौर से नई दिल्ली में जो भारतीय विद्यापीठ है, मैं उनका भी आभारी हूँ। कम्युनिकेशन टुडे का आभारी हूँ। आप सबका मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि प्रोफ़ेसर संजीव भानावत सर शुरू में उन्होंने जो एक आधार भूमि, एक बीज वक्तव्य जो एक शुरू में एक परिचयात्मक टिप्पणी में दी थी उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया था कि मीडिया, दक्षिण एशियाई मीडिया के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो मैं कुछ जो 2 इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जिनके हवाले से अभी प्रेस फ्रीडम की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, उस पे बात करते हुए एक ग्लोबल ओवरव्यू रखूँगा। और ग्लोबल ओवरव्यू रखने के साथ-साथ में ग्लोबल ओवरव्यू रखने के साथ-साथ में जो अम, दक्षिण एशिया में ख़ास तौर से जो स्थिति बनती है, उसके बारे में भी थोड़ी अपनी बात करूँगा। और फिर अलग-अलग देशों की कुछ केस स्टडी के माध्यम से भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किन देशों में वास्तव में क्या स्थिति बनती है, जहाँ पर जैसे पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है या बांग्लादेश है या म्यांमार है, वहाँ पे किस तरह के संघर्ष चल रहे हैं, किस तरह के संघर्षों के बीच में मीडिया काम कर रहा है। और फिर अंततः मैं इस बात पे थोड़ी अपनी बात करूँगा कि दक्षिण एशिया पे बात करना और ख़ास तौर से प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। ये विश्व की राजनीति और विश्व की अभिव्यक्ति की आज़ादी, पत्रकारिता का दायित्व और पत्रकारिता का पूरा जो एक परिदृश्य बनता है, उसमें क्यों महत्वपूर्ण है कि हम दक्षिण एशिया की प्रेस फ्रीडम पे बात करें, जब हम वैश्विक राजनीति को ध्यान में रखते हुए ये बात कहते हैं। तो ये 3-4 मेरे बातचीत का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले मैं उन 2 संगठनों का ज़िक्र करना चाहूँगा जिसके हवाले से हम आम तौर पे मीडिया फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। एक तो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसकी हर साल रिपोर्ट जारी होती है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से, जो काफ़ी मीडिया में चर्चा में भी आता है कि प्रेस फ्रीडम को लेकर के उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है। और जो दूसरा जो संगठन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, आईएफजे, वो भी अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं और उसके हवाले से वो दक्षिण एशिया में ख़ास तौर से फ़ोकस करते हुए एक तरीके से वो रिपोर्ट जारी करते हैं अलग-अलग रीजनल फ़ोकसेस या एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए। जैसे दक्षिण एशिया एक हिस्सा है, फिर मध्य पूर्व एक हिस्सा है, एशिया पैसिफिक या अटलांटिक के जो रीजन्स हैं उसके बारे में वो निकालते हैं। तो वो रिपोर्ट अक्सर मई-जून के महीने में आती है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है, वो भी हाल ही में आई है। और इसमें भी जो इस बार की जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, उसमें इन जनरल यानी पूरे वैश्विक परिदृश्य को एक तरीके से बहुत गंभीर यानी वेरी सीरियस की कैटेगरी में डाला गया है, या डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डाला गया है, जो पत्रकारिता का जो अज्ञात इतिहास है अब तक प्रेस फ्रीडम की स्थिति को लेकर के जब से स्टडीज़ शुरू हुई हैं, तो पहली बार ये हुआ है कि उन्होंने पूरी परिदृश्य को वैश्विक परिदृश्य को ही एक तरीके से उन्होंने वेरी डेंजरस या वेरी सीरियस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये एक चिंता की बात है। पहली बात तो ये है कि एक चिंता की बात है। अब इसके पीछे के जो कारण हैं, वो क्या-क्या हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक परिस्थितियाँ इतनी खतरनाक क्यों हैं, अलार्मिंग क्यों हैं प्रेस फ्रीडम के लिहाज़ से। तो वो इसलिए इस लिहाज से बहुत ज़्यादा गंभीर है, जैसा कि शुरू में प्रोफ़ेसर संजीव भानावत सर ने भी उल्लेख किया था कि एक तरफ तो तकनीकी बदलाव है, फिर इकोनॉमिक पैटर्न यानी जो आर्थिक संरचना है उसका सवाल है कि किन आर्थिक नियमों से पत्रकारिता संचालित हो रही है, और उन जिन आर्थिक नियमों से पत्रकारिता संचालित हो रही है, क्या उसमें सच में अभिव्यक्ति की आज़ादी और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्लो की बात जो है इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि जिस आर्थिक मॉडल की अगर हम जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, एक मैं अभी बात करूँगा फिर इस पे डिटेल में आगे हम बात करेंगे, कि अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप पैटर्न यानी जो मालिकाना हक है उसका एक तरीके से केंद्रीकरण हो रहा है। तो उस केंद्रीकरण में क्या खतरे हैं? वो This meeting केंद्रीकरण is कितना being transcribed and summarized. वो केंद्रीकरण जो है वो कितना खतरनाक है और एडिटोरियल इंटीग्रिटी यानी जो संपादकीय निष्ठा है, संपादकीय मूल्य निष्ठा है, उस मूल्य निष्ठा को कितने हद तक वो सुरक्षित रख सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल हो जाता है। तो इसलिए आर्थिक पहलू है, फिर तीसरा जो पहलू है वो है कि किन स्टेट एनवायरनमेंट यानी पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं, किन राजनीतिक परिस्थितियों में मीडिया काम करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जिन देशों में लोकप्रियतावादी, बहुसंख्यकवादी सरकारें हैं वो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कितने तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती हैं, किन तरीकों से इस्तेमाल करती हैं, कैसे मीडिया को एक लाइन टो करने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि किन राजनीतिक परिस्थितियों में मीडिया वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और चौथा जो सवाल है वो जर्नलिज्म के पेशे के बतौर जर्नलिस्ट की सुरक्षा और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पे एक बात आती है कि अगर पत्रकार स्वतंत्र नहीं हैं तो क्यों नहीं स्वतंत्र हैं? क्या आर्थिक कारण एक बड़ी वजह है? जैसे कि आर्थिक कारण इन द सेंस कि जैसे उनका प्रोफ़ेशन अगर इनसिक्योर है, कोई भी प्रोफ़ेशन फ़र्ज़ कीजिए आपकी अगर उसमें आर्थिक सुरक्षा है, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जनता को सही तरीके से सूचित कर पाएँगे, जनता को एक परिप्रेक्ष्य दे पाएँगे, जिसको हम लोग लोकतंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीज़न। तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न वो कैसे दे पाएँगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो इन सारी परिस्थितियों पे जब हम चर्चा करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये सारे ही कारण मिल-जुल करके मीडिया फ्रीडम को वेरी डेंजरस कैटेगरी में डाल रहे हैं। यानी एक तरफ मालिकाने का बदलता हुआ स्वरूप है, तकनीकी जो बदलाव आ रहे हैं, वो तकनीकी बदलाव है। परंपरागत रूप से मीडिया शिफ्ट हो रहा है, डिजिटल में शिफ्ट हो रहा है। फिर तीसरा है कि जिन राजनीतिक परिस्थितियों में मीडिया काम कर रहा है, मीडिया को काम करना पड़ रहा है। यानी लोकतंत्र जिसको हम अगर सामान्य भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के भीतर रहते हुए जो तानाशाही प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितने तरीकों से दमन और कितने भी तरीकों से मीडिया फ्रीडम को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके जो तौर तरीके मौजूद हैं दोनों ही लिहाज से, एक कानूनी तरीका भी है और दूसरा गैर कानूनी तरीका भी है। गैर कानूनी तरीके में फिर ये बात आती है कि जो स्टेट एक्टर्स हैं वो किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करते हैं, यानी जो राज सत्ता से जुड़े हुए संस्थान हैं, जैसे उदाहरण के लिए सेना, पुलिस, प्रशासन, जो दूसरे आर्म्स हैं वो किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी ऐसे लोग जो राजसत्ता से सीधे तौर पे जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो जनता का नुमाइंदा होने की बात करते हैं या संघर्ष जहाँ पे कुछ तनाव चल रहा है, कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे वो किसी पॉलिटिकल फोर्स की तरह मौजूद हैं, तो वो लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं मीडिया के बारे में। ये सारे सवाल दक्षिण एशिया में ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं, तो बहुत गंभीरता से हमारे सामने आते हैं क्योंकि दक्षिण एशिया आमतौर पे एक अशांत क्षेत्र है। बहुत तरह के राजनीतिक तनाव, राजनीतिक संघर्ष इस टेरिटरी में हो रहे हैं। उदाहरण के लिए म्यांमार में आप जानते ही हैं, सारे लोग जानते हैं कि म्यांमार में जो मिलिट्री जुंटा है, उसने किस तरीके से वहाँ के लोगों का दमन किया। भारत में अभी प्रोफ़ेसर संजीव भानावत सर ने उदाहरण दिया कश्मीर और मणिपुर का, वो तो है ही। अ, इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिस्से हैं जो इंटरनली डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, जैसे बलूचिस्तान का हिस्सा है या पंजाबियों का डोमिनेंस वाला हिस्सा है या सिंधियों के बीच में तो जो गैर पंजाबी डोमिनेंस है, उसको लेकर के किस तरीके से वहाँ के लोग देखते हैं। बांग्लादेश में पिछले ही साल हमने देखा है कि जो बांग्लादेश है, वहाँ पे शेख हसीना की सरकार को तख्ता-पलट किया गया और एक अस्थायी गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है। इसी तरीके से श्रीलंका में 2009 से जब से गृह युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई है, तब से वहाँ पे जो इथनिक क्लैशेस हैं, वो चल रहे हैं। यही हाल नेपाल का भी है। नेपाल में भी राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है और तमाम तरह के राजनीतिक अस्थिरता की हालत में वहाँ की मीडिया को काम करना पड़ रहा है। तो ये जो राजनीतिक हालात हैं, वो भी बहुत कुछ तय करते हैं कि मीडिया किस तरीके से काम करेगा, मीडिया कैसे अपनी बात को कह पाएगा। अब ग्लोबल लेवल पे अगर हम एक नज़र डालें कि ग्लोबल लेवल पे मीडिया की क्या स्थिति है, तो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, उसकी रिपोर्ट ये कहती है
कि सबसे ज़्यादा जो मीडिया हाउसेस हैं, यानी जो परंपरागत मीडिया यानी प्रेस, खास तौर से न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स अमेरिका में बंद हुए हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह डिजिटलाइजेशन और कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है, क्योंकि पत्रकारिता या पत्रकार उस पेशे में रहते हुए सर्वाइव करने का चांस उनको नहीं मिल रहा है कि वो एक तरीके से पत्रकार बने रहते हुए अपनी आर्थिक सुरक्षा की हिफाजत कर सके, या उनको आर्थिक सुरक्षा मिल सके और फिर वो अपने पेशे को जारी रख सकें। ये समस्या बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे आ रही है, यानी मीडिया में एक तरह का सैचुरेशन है, और उसकी एक वजह तकनीकी बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन सोसाइटी का, यानी मनुष्य समाज जिस तरीके से लिखित भाषा, यानी पहले हम अखबार पढ़ते थे, टेलीविज़न देखते थे, और अब डिजिटल मीडिया में जिस तरह की शिफ्टिंग हो रही है, तो उसकी वजह, एक बड़ी वजह है कि व जो परंपरागत अखबार हैं, वो बंद हो रहे हैं। दूसरी जो एक बड़ी वजह ग्लोबल मीडिया में स्वतंत्रता के समक्ष जो चुनौती है, वो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, या आप कह सकते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। जो, जैसे उदाहरण के लिए इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पे जो हमला किया है, उसमें साफ-साफ ये दिख रहा है, एक रिपोर्ट भी आई है कि वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा पत्रकार जो है वो मारे गए हैं, इज़राइल ने मार दिए हैं, जिसमें से 43 यानी 43 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो जिनको काम करने के दौरान मारा गया है, यानी वो अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी कर रहे थे, ऑन ड्यूटी उनकी किलिंग हुई है। अब 200 से ज़्यादा पत्रकार अगर 1 साल में भी मार दिए जाते हैं, तो ये 2024-25 का आंकड़ा है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा वैक्यूम या कितना बड़ा खालीपन इज़राइल में होगा। इसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है, उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रेस को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव है। यानी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है, जैसे रशिया का जो टेलीविज़न चैनल रशियन टेलीविज़न, और यूक्रेन की जो ऑफ़िशियल एजेंसी है, उन लोग मिल कर के ही सारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे हैं। तो कोई स्वतंत्र बहुत वहाँ पर रिपोर्टर्स का पहुँचना नहीं हो पाया। हालाँकि गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कुछ अखबार हैं जहाँ पे जिनके संवाददाता वहाँ पे काम करते हैं। अल जज़ीरा भी है इस मामले में, वो वहाँ से रिपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी एक चुनौती है कि किस तरह के सेफ्टी एनवायरनमेंट में जर्नलिस्ट रह रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल कंडीशन ये है कि युद्ध की वजह से और तकनीकी बदलाव की वजह से मीडिया में बहुत ज़्यादा संकट है, और वो संकट एक तरीके से पहली बार इतिहास में दर्ज हो रहा है वेरी सीरियस की कैटेगरी में, यानी बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है मीडिया, पहली बार इतिहास में। यानी मीडिया की सुरक्षा, अभिव्यक्ति के बारे में जब भी बात हुई है, तो पहली बार ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट है, वो पहली बार ये कह रही है कि वेरी सीरियस कैटेगरी में हम इसको डाल रहे हैं, जो हमारे लिए एक चिंता की बात है। अब दूसरी बात आती है दक्षिण एशिया को लेके, कि दक्षिण एशिया क्यों अहम है? दक्षिण एशिया इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की लगभग 30% से ज़्यादा की आबादी, 40% से ज़्यादा की आबादी दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। और अब जो उदाहरण के लिए हम देखें कि यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ का एक कैंपेन है, जो दुनिया भर को 2 हिस्सों में बाँटता है। यानी नॉर्थ ग्लोबल में रहने वाले देश आमतौर पे विकसित और साम्राज्यवादी देश रहे हैं परंपरागत रूप से, और दक्षिण, यानी दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण लैटिन अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले देश एक तरीके से दमन का शिकार रहे हैं। वो एक तरीके से वो कोलोनियलिज़्म जिसको हम कहते हैं, यानी उपनिवेशवाद, उसकी परछाई रही है, वो उसका शासन रहा है। हमारे यहाँ जैसे ब्रिटेन का शासन रहा है, दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में भी, अफ्रीका के कई देशों में जैसे अंग्रेज़ों का शासन रहा है, फ्रेंच का शासन रहा है, फिर लैटिन अमेरिकी देशों में स्पेन का शासन रहा है परंपरागत रूप से। तो ये जो ग्लोबल साउथ, अगर पूरे ग्लोब को हम 2 हिस्सों में बाँट दें, नॉर्थ और साउथ में, तो नॉर्थ और साउथ में जो नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं, वो आमतौर पे डोमिनेंट कंट्रीज़ रहे हैं, यानी प्रभुत्वशाली देश रहे हैं। और साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, वो एक तरीके से उपेक्षित दमनकारी देश रहे हैं। लेकिन यहाँ विश्व की बड़ी आबादी यहाँ इन देशों में रहती है। तो जब भी हम बात करेंगे कि दुनिया में वास्तविक लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जाए, उसकी कैसे रक्षा की जाए, लगातार लोकतंत्र की डिग्री को बढ़ाया जाए, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन जनरल और प्रेस की आज़ादी खास तौर से, यानी नागरिकों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो सुरक्षित रहे, वो महफूज रहे, और दूसरी तरफ जो खास तौर से जो प्रेस की आज़ादी है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में नागरिकों को खुली मुक्त सूचना मिले, जिसकी वजह से वो अपना कोई ओपिनियन इन्फॉर्म कर सकें।
उसमें कोई बाधा ना आए। तो उसमें क्यों ज़रूरी है दक्षिण एशिया? दक्षिण एशिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर देश ऐसे हैं जो ग्लोबल साउथ को एक तरीके से लीड कर सकते हैं। जैसे भारत। भारत परंपरागत रूप से जब दुनिया शीत युद्ध के पहले की दुनिया के पर हम अगर गौर करें, तो जब दुनिया 2 धड़ों में बँटी हुई थी, तो उस समय पे भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की। और भारत ऐसे तमाम विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता रहा है। इनफैक्ट अभी हमारी हाल में जो अनऑफ़िशियल पॉलिसी है वो इज़राइल की तरफ झुकी है पिछले कुछ सालों में। लेकिन ऑफ़िशियली हम अभी भी फ़िलिस्तीन की तरफ झुके रहे हैं ऑफ़िशियली। और हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने फ़िलिस्तीन की आज़ादी को मान्यता दी है, निशर्त रूप से मान्यता दी है। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो पब्लिक ओपिनियन है, वो पब्लिक ओपिनियन आम तौर पे इज़राइल के पक्ष में खड़ी होती है। ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारी ऑफ़िशियल लाइन फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़ी होती है। लेकिन हम गैर ऑफ़िशियल यानी अनाधिकारिक तरीके से इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के युद्ध में भारी नुकसान होता है, लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। उनको सही तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने में समस्या होती है। और जो एक ख़ास तरह का पूर्वाग्रह से ग्रस्त नैरेटिव है, उस पूर्वाग्रह से ग्रस्त नैरेटिव को ही आगे बढ़ाने में लोगों को मदद मिलती है। तो दक्षिण एशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे वो एक ऐसे जनता या ऐसे लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है जो बहुत शोषित, ऐतिहासिक रूप से पीड़ित, उपेक्षित, दमनकारी वातावरण में रहे हैं और भविष्य में उनके विकास के मतलब आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में उनके उम्मीद के स्रोत जो है एक तरीके से इन जगहों पर छिपे हुए हैं, इनके बीच छिपे हुए हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कहते हैं जिसमें तत्कालीन मतलब आज का जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, भारत है, ये तीनों देश और इसके अलावा अफ़गानिस्तान श्रीलंका भूटान मालदीव और म्यांमार, नेपाल। तो ये सारे देश मिला करके इन देशों ने एक एक समय पे सार्क कंट्रीज़ की भी स्थापना की थी। सार्क कंट्रीज़ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिसमें संगठन था, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन और वो सहयोग संगठन एक तरीके से उस तर्ज पर बना था कि यूरोपियन यूनियन जैसी तर्ज पे बना था कि जहाँ पे एक मुद्रा हो, लोगों की आवाजाही में आसानी हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों की आवाजाही में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। वीज़ा एक दूसरे के देशों को नहीं मिलता है, आपस के नागरिक एक दूसरे के बारे में संवाद नहीं कर पाते हैं। एक दुश्मनाना रवैया हमेशा दोनों देशों की या कई देशों की सरकारों का रहता है, जैसे बांग्लादेश के साथ में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, पाकिस्तान के साथ में आमतौर पे ऐतिहासिक रूप से एक प्रतिद्वंदिता रहती है। श्रीलंका के साथ में एक अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे नागरिकों की आवाजाही अपेक्षाकृत रूप से आसान है, लेकिन फिर भी सरकारों के स्तर पे भी ऐतिहासिक रूप से कई गतिरोध मौजूद रहे हैं। नेपाल के साथ में एक टेंशन चल रही है हिंदुस्तान की, तो हमारा जो पूरा दक्षिण एशिया है, वो एक तरीके से टर्मॉइल के फेज़ से गुज़र रहा है। हमने श्रीलंका में देखा है कि राजनीतिक तख्तापलट हुआ है, बांग्लादेश में राजनीतिक तख्तापलट हुआ है, नेपाल में जो है तो वो राजनीतिक उथल-पुथल मची ही रहती है। तो ये सारे देश ऐसे हैं जो दुनिया को एक भविष्य दे सकते हैं। दुनिया का प्राकृतिक संसाधन इन देशों में केंद्रित है। विश्व की राजनीति को एक तरीके से हम डोमिनेट कर सकते हैं बतौर साउथ एशिया, लेकिन वो होने नहीं देंगे जो पूरा पश्चिमी देश हैं या दूसरे जो देश हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल साउथ को अगर सच में एक वायबल ऑप्शन बनाना है, एक ऐसा विकल्प बनाना है जो लोगों को मंज़ूर हो, तो उसमें दक्षिण एशिया पे आपको बात करनी पड़ेगी। और दक्षिण एशिया में जब हम प्रेस फ्रीडम की स्थिति को देखते हैं, तो हमें बहुत हैरानी होती है। शुरुआत में प्रोफ़ेसर संजीव भानावत सर ने कहा था कि दक्षिण एशिया में क्या चुनौतियाँ हैं। मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, बस थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा कि दक्षिण एशिया कैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में लुढ़कता और फिसलता रहा है। उदाहरण के लिए, भारत में पिछले 10 साल का अगर हम आंकड़ा देखें, 2014 में हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर था 140वाँ, है ना? और 10 साल में ही ये 2023 में सबसे लोवेस्ट पॉइंट आया जब हम 161वें नंबर पे यानी 161 नंबर पे हम फिसल के चले गए। फिर उसके बाद जो है 2025 में जो अभी स्थिति है हमारी है वो एक 151 यानी 191वें स्थान पर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हैं। अब उदाहरण के लिए इस बात को ऐसे लोग देखते हैं वर्ल्ड मीडिया में, ग्लोबल मीडिया में इस तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ हर इंटरवल पे हर 5 साल में चुनाव होते हैं।
और ठीक है, चुनावों के बारे में लोगों की अपनी बटी हुई राय है और तमाम तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव नियमित अंतराल पर हो रहे हैं। और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ एक बहुत वाइब्रेंट मीडिया है, हमारे यहाँ एक बहुत मजबूत डेमोक्रेटिक या आप ये कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस की परंपरा रही है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से लेकर के और जेपी आंदोलन और बाद में तमाम राजनीतिक दलों में। लेकिन फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद हमारे प्रेस फ्रीडम की स्थिति इतनी खराब क्यों है? ये सवाल एक यहाँ पर पैदा होता है। फिर वो कारण जैसा कि शुरू में प्रोफेसर भनावत ने गिनाए थे कि जो आर्थिक वजहें हैं जिसमें खास तौर से जो मीडिया के ऑनर हैं, ऑनरशिप का कंसंट्रेशन है, वो ऑनरशिप का कंसंट्रेशन, नफरत, भेदभाव, मिस इन्फॉर्मेशन, जर्नलिस्ट की सेफ्टी, वो सारी वजहें हमारे देश में देखने को मिल जाती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में लोकतंत्र और प्रेस फ्रीडम एक तरीके से इंश्योर की जा सकती है, लेकिन राजस्थान के किसी बहुत दूर दराज गांव में या छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज गांव में प्रेस फ्रीडम की गारंटी नहीं है, या कश्मीर के उन इलाकों में प्रेस फ्रीडम की गारंटी नहीं है, या तमिलनाडु के किसी गांव देहात में प्रेस फ्रीडम की गारंटी नहीं है। दिल्ली में एक लेवल तक प्रेस फ्रीडम की आज़ादी हो सकती है, जयपुर में थोड़ा उससे कम हो सकती है, मुंबई में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, यानी जो राज्यों की राजधानियाँ हैं। लेकिन जब दूर-दराज के देशों में कोई रिस्की प्रपोज़िशन देता है कोई जर्नलिस्ट, और जो सत्ता द्वारा की गई या ऐसे लोगों द्वारा किए गए करप्शंस हैं जो पावरफुल लोगों द्वारा, तो उसमें जर्नलिस्ट के सामने बहुत बड़े संकट और बहुत बड़ी चुनौतियाँ सामने आती हैं। तो ये भारत देश की स्थिति है कि पिछले 10 साल में हम 140 से गिर के पहले 2023 में 161वें स्थान पे लुढ़ के, और फिर अब 2025 में हम थोड़ा सुधार हुआ और उसमें हम मतलब 2023 के मुकाबले 191वें स्थान पर, यानी 10 अंकों का, 10 पायदान का हमारे पास ये हुआ है, एक अपग्रेडिंग हुई है। इसी तरह से पाकिस्तान की स्थिति लगभग कमोबेश 10 साल में वही है। 158वां स्थान उनका 2014 में भी था और 2025 में भी 158वां 158 स्थान है। नेपाल की स्थिति बेहतर हुई है। 2014 में उनका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 120 मतलब 120वां स्थान था, और 2025 में 90वां स्थान यानी 90 स्थान पोजीशन पे है वो। बांग्लादेश में खराब हुई है कि 2014 में के मुकाबले 146वां स्थान था बांग्लादेश का, और 2025 में 149 यानी 149वां स्थान है। इस तरीके से श्रीलंका में भी बेहतर हुई है। श्रीलंका में 2014 में 165 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, और फिर 2025 में 139 हो गया। मालदीव में भी बेहतर हुई है, 4 पायदान का अपग्रेडेशन हुआ है। 108वां था 2014 में, और फिर उसके बाद 104वां हो गया, 104 हो गया 2025 में। म्यांमार में खराब हुई है। म्यांमार में के पीछे खराब होने की दूसरी वजह है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था। म्यांमार में 145 145वां स्थान था 2014 में, और अब 169 हो गया। इस बीच में 2022 में इनकी पोजीशन और ज्यादा गिर गई थी, जब इनका स्थान 176वां 176वां हो गया था। इसी तरीके से भूटान में एक ज़माने में बहुत बेहतर स्थिति हुई थी, लेकिन अब बहुत सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है। 92 से 152 तक भूटान आ गया है। अफ़गानिस्तान में भी बहुत ख़राब स्थिति हुई है। 2014 में अफ़गानिस्तान की पोजीशन 128वीं थी, और अब जो है 2025 में 175 है, जो बहुत वर्स्ट कंडीशन को एक तरीके से शो करता है। तो ये पिछले 10 सालों का एक लेखा-जोखा है जो हमारे दक्षिण एशियाई देशों में प्रेस फ्रीडम की स्थिति का ज़िक्र करता है। ये रिपोर्ट जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की है और उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप सब लोग उसको देख सकते हैं। ये कोई ऐसा डाटा नहीं है जो मेरा एक्सक्लूसिव मैं दे रहा हूँ। मैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट से ही कोट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, उसने साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन पे एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल। उसमें उन्होंने कुछ जो बढ़ते प्रतिबंध हैं, राजसत्ता आधारित दमन है, पत्रकारों पर बढ़ते हमले हैं, इन सब का ज़िक्र करते हुए एक बात कही है। भारत में जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि कानूनी तरीकों से मीडिया को कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें की जाती है, जिसका ज़िक्र प्रोफ़ेसर बनावत ने शुरुआत में किया था कि और उसको मैं थोड़ा डिटेल में करते हुए ये बात कहूँगा कि जैसे कुछ कानून ऐसे हैं
जो अपने आप में दमनकारी हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको खत्म करते हैं। जैसे सेडिशन, जैसे यूएपीए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कुछ ऐसे, अब इसके बीच में पिछले साल एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज गाइडलाइन आ रही थी। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो जिनमें ये बात मौजूद है कि अगर उन कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, भले ही वो कानून एक कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, यानी वैधानिक तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ही है दमन करना। जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसका काम ही है कि दमनकारी जो अपार्चर है स्टेट का, उसको अप्लाई करना, या सेडिशन के चार्जेज़। अभी कश्मीर में हमने देखा कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पे हमला पे जो है रेड मारी गई, और वहाँ की जो जर्नलिस्ट हैं अनुराधा, उसकी जो कश्मीर टाइम्स की एडिटर हैं, एक ज़माने में अनुराधा भसीन। तो अनुराधा भसीन को जो है तो एक तरीके से उनको परेशान किया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे गिने-चुने उदाहरण, जैसे बस्तर में जो है मुकेश चंद्राकर एक जर्नलिस्ट था जिसको मार करके ठेकेदारों ने सेप्टिक टैंक में गड़वा दिया था। या उत्तराखंड में अभी एक आईएमसी का स्टूडेंट रहा है, वो जर्नलिस्ट, उसको वो रिपोर्ट करने गए थे, उनको मार दिया गया। तो ऐसे छिटपुट उदाहरण बहुत सारे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ऐसे हमारे सामने मामले देखने को आए हैं, जहाँ पे मिड डे मील में हुई धांधली को उजागर करने के लिए एक जर्नलिस्ट को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो कानूनी तरीके कई सारे हैं जिसके आधार पे पत्रकारों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो सबसे विज़िबल, यानी सबसे दृश्यमान जो खतरा है वो यही है कि कानूनी तरीके से लोगों को कंट्रोल करना। लेकिन जो दूसरे खतरे हैं, वो और ज़्यादा गंभीर हैं, और ज़्यादा सब्टल हैं, और ज़्यादा बारीक हैं, जिनकी पहचान, जिनकी शिनाख्त आम तौर पर नहीं होती है या नहीं की जाती है। मैं अभी अपने देश का उदाहरण दे रहा हूँ, अब इसके बाद मैं दूसरे अन्य देशों का भी उदाहरण दूँगा। एक वाक़या मैं ज़रूर आपको लाहौर से देना चाहूँगा, जहाँ पाकिस्तान से भी दूँगा कि पाकिस्तान में चूँकि निरंतर सैन्य सत्ता रही है, और मिलिट्री की दमनकारी सैन्य सत्ता रही है, तो उन लोगों ने एक सेंसरशिप के अंदर काम करना जो है वो एक तरीके से सीख लिया है, कि सेंसरशिप में भी अपनी बात बहुत मतलब ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन उनकी स्किल की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर वो जानते हैं कि सेंसरशिप इस समय अगर आर्मी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो हमारे ऊपर दबाव आएगा। या हमको मारा भी जा सकता है, या हमको उठाया भी जा सकता है। हमारे बच्चों को जो है तो धमकी दी जा सकती है फ़ोन करके कि आपका बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, ये हमको मालूम है। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का आम अनुभव है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो मिलिट्री के खिलाफ लिखते हैं, उनके बारे में सब कुछ जो है फ़ोन करके धमकियाँ दी जाती हैं। हमारे अपने देश में एक थैंकफुली अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि पत्रकारों को फ़ोन करके धमकी दिया जाए। केवल एक नैरेटिव सेट करने का काम और मीडिया में एजेंडा सेट करने का काम किया जाता है बहुत व्यवस्थित ढंग से। जैसे जो पॉलिटिकल आईटी सेल्स हैं वो ये काम करते हैं। पॉलिटिकल आईटी सेल्स जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन, और जिसको भी सर ने कही थी, प्रोफ़ेसर बनावत ने कही थी, ट्रोलिंग। उस ट्रोलिंग का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि महिला जर्नलिस्ट को ख़ास तौर से कितने तरह की समस्याएँ जो है फ़ेस करनी पड़ती हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही एक गाइडलाइन में अपने कहा था कि सारे मीडिया हाउसेस वीमेन जर्नलिस्ट के लिए एक सेफ्टी टूल किट या उस तरह के सेफ्टी टूल डिवाइस मैकेनिज़्म जो है वो अपना डेवलप करें। तो एक बहुत वास्तविक खतरा है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, और अपेक्षाकृत रूप से एक जो सैन्य जो तानाशाही है पाकिस्तान, उसमें हम अगर तुलना करें उन दोनों देशों में, तो हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर पत्रकारों को प्रत्यक्ष रूप से धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे देश में अप्रत्यक्ष ढंग से इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में फिर भी पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा वाइब्रेंट इस अर्थ में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर भी लोग तानाशाही और मिलिट्री हुकूमत के खिलाफ मज़ाक बहुत उड़ाते हैं। जैसे उन लोगों का एक सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह का है कि सैन्य तानाशाहियों के खिलाफ चुटकुले जो है लोगों में मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किए जाते हैं। और ये आम तौर पे उदाहरण इस तरह का देखने को मिलता है। संचार में इस पे बहुत शोध हुए हैं कि जब तानाशाही कोई सत्ता अस्तित्व में आती है और पूरे सामाजिक राजनीतिक जीवन को एक तरीके से कंट्रोल करती है, तो लोग कैसे अपनी विडंबनाओं को, अपनी तकलीफ़ों को मज़ाक में बयान करते हैं, जोक्स में मज़ाक बयान कर देते हैं। उदाहरण के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर का हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है हिटलर के समय का। जब हिटलर के बारे में बहुत तरह के मज़ाक प्रचलित किए गए थे, जिसमें बाद में चार्ली चैपलिन ने एक फ़िल्म ही बनाई, जिसका नाम ही उन्होंने रखा द ग्रेट डिक्टेटर। जिसमें उन्होंने कहा कि ये मूंछ जो है हिटलर वाली मूंछ के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपने ये हिटलर जैसी मूंछें क्यों रखी है? तो उन्होंने कहा कि
हिटलर ने मुझसे नकल करके मेरी मूछें ले ली हैं असल में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय पे आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में हिटलर का मज़ाक उड़ाते हुए कितनी बड़ी फ़िल्म बन रही है, जो दुनिया का सबसे उस समय का सबसे प्रतिष्ठित जो आर्टिस्ट है वो बना रहा है। तो जब भी तानाशाही शासन होता है तो लोग मज़ाक में, विडंबना में, अप्रत्यक्ष ढंग से, व्यंजना में अपनी बात कहते हैं और वो तरीका ढूँढ लेते हैं प्रतिरोध का। हमारे अपने देश में चूँकि अपेक्षाकृत रूप से मीडिया का दमन घोषित रूप से केवल आपातकाल के दौर में हुआ है, तो हमारे पास अभी वो मैकेनिज़्म नहीं आ पाया है कि हम मज़ाक-मज़ाक में कोई बात कह दें जिससे कोई गंभीर बात भी जो है कार्टून तक ही हम सीमित हैं। लेकिन हमारी जो एडिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बहुत एक तरीके से अब क्वेश्चनेबल हुई है क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनमें जो मीडिया के एडिटर हैं वो एक तरीके से मालिकों के दबाव में काम कर रहे हैं और ये साफ-साफ समाचारों के चयन में भी दिखता है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जो डिजिटल मीडिया है वो क्लिकबैट जर्नलिज्म जिसका ज़िक्र प्रोफ़ेसर बनावत ने किया था, वो एक तरीके से बहुत चल रहा है और ऐसी सेंसेशनल खबरें पेश करने के लिए मीडिया जो है या किसी बयान के एक हिस्से को तोड़-मरोड़ कर वायरल करने के लिए मीडिया बहुत इस्तेमाल करता है। तो ये तमाम तरह के जो मीडिया में मैनिपुलेशंस बाय हुक या क्रुक जिसको बोलते हैं, वो हो रहे हैं और ये मैनिपुलेशन एक तरीके से हमें बतौर सोसाइटी डिजनरेट कर रहे हैं। हमारे बतौर समाज हमारी रचनात्मकता को, हमारी अच्छाइयों को, हमारी मनुष्य होने की गरिमा को एक तरीके से खत्म कर रहे हैं और इसका सीधा संबंध हमारा प्रेस की जो आज़ादी है और उसके क्षरण से है। क्योंकि जब प्रेस को ही आज़ादी नहीं रहेगी, तो नागरिकों की आज़ादी स्वतः ही छिन जाएगी। और ये उदाहरण हमें देखने को मिला है, अलग-अलग देशों के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं कि जब हम देखते हैं कि कैसे अम, जैसे श्रीलंका में जो एथनिक वायलेंस हुई है तमिल और बौद्धों के बीच में जो संघर्ष हुआ है और जिस तरह की एथनिक वायलेंस का उदाहरण हमें हमारे सामने देखने को मिलता है, उसमें बहुत ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा गया है, कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, कितना युद्ध अपराध हुआ है और उन सब पूरी प्रक्रिया में जो प्रेस है, उसकी फ्रीडम को एक तरीके से कर्ब किया गया है, उसकी फ्रीडम को कंट्रोल किया गया है। म्यांमार में यही हाल हमें देखने को मिलता है जिसका मैंने ज़िक्र किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया फ्रीडम को कंट्रोल करती हैं और ऐसा जब माहौल बनता है, जब लोग उदाहरण देखते हैं कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, तो अधिकतर पत्रकार सेल्फ सेंसरशिप के मोड में चले जाते हैं। हमारे सामने जो घोषित सेंसरशिप है, उसका एक ही उदाहरण आपातकाल के दौर में देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ कई वर्षों से इसके ठोस अध्ययन हमारे पास हैं और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट इस बात को कहते हैं कि हमें ब्रीफ मिलती है कि किसके खिलाफ बोलना है और किसके खिलाफ नहीं बोलना है। मीडिया में बाकायदे ब्रीफ किया जाता है। अभी हाल ही में पीएमओ के एक अधिकारी का मामला आप लोगों ने देखा ही होगा, चर्चा में है और मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने कैसे मीडिया में नैरेटिव सेट करते थे और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में सामने देखने को मिलते हैं। यूपीए के दौर में आप देखिए अगर याद करिए राडिया टेप कांड का हम लोगों को याद है कि उस समय पे कैसे जो है तो लॉबिंग में जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व थे और बाद के वर्षों में मीडिया ऑफिशियल्स की तरफ से ब्रीफ होने लगा कि मीडिया में क्या चीज़ जाएगी और क्या चीज़ नहीं जाएगी। तो ये जो वन साइडेड नैरेटिव है ये मीडिया में दिखाया जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए और पूरे अ एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए और नागरिकों की आज़ादी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और जब हम दक्षिण एशिया पे नज़र डालते हैं तो हमें ये दिखता है कि अगर नागरिकों को फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करने और उसको संरक्षित करने के संस्थागत उपाय नहीं किए गए, तो ये बहुत जल्दी होगा कि हम अपनी आज़ादी को खो देंगे। इस तरह के इनिशिएटिव्स मुझे याद आ रहे हैं जब दक्षिण एशिया में प्रेस फ्रीडम को लेकर के अ, दक्षिण एशिया में प्रेस फ्रीडम को क्लेम करने के लिए कई सारे कोशिशें हुई हैं। इसके पहले जैसे एक संगठन बना था साउथ एशियन फेडरेशन फॉर मीडिया एसोसिएशन साफमा करके। काठमांडू में सार्क जब एक समय पे बहुत एक्टिव था तो उन लोगों की मीटिंग रेगुलर हुआ करती थी और दक्षिण एशियाई देशों के जितने जर्नलिस्ट हैं वो मिला करते थे, आपस में बातचीत करते थे, अनुभव शेयर करते थे, एक दूसरे से बात करके बताते थे कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। इसी तरीके से आजकल साउथ एशियन पीपल्स न्यूज़ इनिशिएटिव करके कुछ वेबसाइट चल रही हैं। साउथ एशिया को एज़ ए होल देखने की कोशिश हो रही है कि क्या ये रीजन
एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसमें से दुनिया भर के लिए वास्तविक लोकतंत्र और सही मायनों में असहमति के अधिकार की बगैर बेखौफ होकर यानी निडर होकर ये चीज़ स्थापित की जा सकती है क्या कि दक्षिण एशिया जो है वो प्रेस फ्रीडम का एक तरीके से दुनिया भर में एक उदाहरण बने। तो मेरी नज़र में जो बात दक्षिण एशिया को दूसरे देशों से अलग करती है वो ये कि अभी भी यहाँ बहुत पोटेंशियल है। हमारी काफ़ी सारी जो जनता है वो एक तरीके से हमारे यहाँ बहुत विविधताएँ हैं और ये विविधताएँ मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, जिसको इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है प्लुरैलिटी, यानी जो बहुलता है। चाहे वो सॉरी, चाहे वो विचारों की बहुलता हो, चाहे वो हमारे समाज की बहुलता हो, विविधता हो, चाहे हमारे जीवन दर्शन की विविधता हो और वो सारा जीवन दर्शन राजनीतिक मतभेद इन सारी चीज़ों को भुला करके हम जब विविधताओं का सम्मान करने लगेंगे, तो सच में हम दक्षिण एशिया को प्रेस फ्रीडम के मामले में एक बेहतर जगह बना सकते हैं और पत्रकारों के लिए और नागरिकों के लिए एक ऐसी परिस्थितियाँ हम दे सकते हैं जिसमें से हमको लगे कि हम सच में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एन्जॉय कर रहे हैं और हमें ये डर नहीं है कि जैसा कि किसी एक तानाशाह ने कभी कहा था कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी इस्तेमाल करने के बाद आपकी आज़ादी कितनी बची रहेगी, आप देख लेना। तो वो स्थिति ना लोगों को आए, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक्सरसाइज करने से पहले वो ये ना सोचे कि इसका हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ऐसा जब निर्भय वातावरण, उन्मुक्त वातावरण हम पत्रकारों के सामने होगा, तब वो ज़्यादा ढंग से चीज़ों को कर सकते हैं। अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी रक्षा कर सकते हैं और लोकतंत्र को भी वो मजबूत कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि दक्षिण एशिया की स्थिति चैलेंजिंग है। लेकिन उम्मीद ये है कि यहाँ पे चूँकि राजनीतिक जो विविधता है और तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जनता के लेवल पे जो विविधताएँ मौजूद हैं, उन विविधताओं का सम्मान करते हुए अगर पत्रकार, मीडिया हाउसेस लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं, वो अगर एक तरीके से प्रेस फ्रीडम को मजबूत करती हैं, प्रेस फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो निश्चित तौर पे ये स्थितियाँ बदल भी सकती हैं। और फिर हम उन देशों की मीडिया के साथ में अपनी तुलना कर सकते हैं कि हम भले ही हमारी अभी स्थिति 191 है, लेकिन हम अगले 2, 4, 6, 10 सालों में हमारे देश में ये स्थिति हो कि हम टॉप 50 में आएँ फिर हम टॉप 10 में आएँ और इस तरह की स्थिति हम हो कि जो लगातार दुनिया भर में प्रेस के लिए चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, उसके बजाय हमारे अपने देश में कम से कम प्रेस इतना स्वतंत्र हो कि हम दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकें और एक तरीके से हम दुनिया के मीडिया के लिए एक मिसाल बन सकें। लेकिन इसमें बहुत कई तरह की समस्याएँ हैं कई तरह की परेशानियाँ हैं जिनका हल मुझे बतौर मीडिया शिक्षक नहीं दिखता है बतौर रिसर्चर नहीं दिखता है क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए जब तक बद्ध कोशिशें नहीं की जाएँगी तब तक हम इस पूरे समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। जिसमें जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी जो वेबसाइट जो संस्थान है, उन्होंने एक हद तक कोशिशें की हैं, एडिटर्स गिल्ड है, वो कोशिश करता है, जो विभिन्न-विभिन्न जगहों के प्रेस क्लब हैं, वो समय-समय पे स्टेटमेंट इश्यू करता है। लेकिन तब भी वो प्रयास सारे नाकाफ़ी हैं और नाकाफ़ी प्रयास इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश में जितनी बहुलता है, जितनी विविधता है, उस विविधता को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो हमको लगता है कि ये सारे प्रयास ऊँट के मुँह में जीरा जैसे हैं। इसलिए लोगों को लगातार जागरूक करते रहना चाहिए प्रेस फ्रीडम के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में बातचीत करती रहनी चाहिए। आपने मुझे बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। विशेष तौर पे प्रियंका जी का और प्रोफ़ेसर संजीव बारावत सर का आपका बहुत-बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच और कुछ सवाल हो तो मैं फिर उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। बहुत-बहुत आभार भाई अनिल जी। आपने पूरे वैश्विक परिदृश्य में दक्षिण एशिया में प्रेस की स्थिति का बहुत ही सटीक और सारगर्भित विवेचन किया है। किस तरह से पूरे विश्व को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बाँट करके एक तरफ वो राष्ट्र जिनका प्रभुत्व रहा, दूसरी ओर वो राष्ट्र जो शोषित रहे। उसमें जिस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ हैं, जिस तरह सैन्य शासन है, उनके बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए किस तरह से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया
बहुत बहुत आभार। लेकिन यहाँ जब आप बात कर रहे थे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है, बल्कि एक आध बार तो मैंने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों का जो प्रेस इंडेक्स है हमारे से बेहतर था। तो सरकार का इसमें जो मुझे लगता है कहना है, अब मुझे पता नहीं कि वो कितना हम सब सहमत होंगे उससे, या जो विशेषज्ञ हैं वो उसको कहाँ तक स्वीकार करेंगे। लेकिन एक चूँकि हमारे पास एक आधिकारिक डेटा है, हम उसी को मानते हैं। और ये पेरिस बेस्ड संगठन जो है जिसकी आपने बात की, आरएसएफ की, ये हर साल जो रिपोर्ट तैयार करता है और 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इस दिन जारी करता है। लेकिन इसमें सरकार का सबसे बड़ा आरोप यही है कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो पश्चिमी देशों की जो मीडिया प्रणाली है उस पर अधिक केंद्रित है, या उसको आधार बना करके अध्ययन किया जाता है। हमारा देश कितना विशाल देश है, कितना वैविध्य है, और अलग अलग तरह का मीडिया सिस्टम हमारे यहाँ पर है। तो इतनी जो वैविध्य हमारे देश में है, उसको क्या एक आप पश्चिमी मॉडल के आधार पर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? दूसरा उनका ये मानना है कि जो उनका एक सर्वे की टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, किस तरह के विशेषज्ञ उनके साथ इन्वॉल्व हैं, किस तरह के रिसर्चर उनके साथ हैं, इसके बारे में पारदर्शिता नहीं है। सरकार का ये मानना है कि ये व्यक्तिपरक स्टडी है, जिस पर हम बहुत अधिक विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये बहुत अधिक सत्य है। तीसरा जो आरोप है कि भारत में आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल इस समय यदि आरएनआई की रिपोर्ट हम देखें तो शायद 1 लाख से अधिक हमारे यहाँ पर अखबार रजिस्टर्ड होंगे इस समय, और लगभग 1000 के आसपास टीवी चैनल्स की हमारे पास संख्या होगी। और डिजिटल दुनिया में तो कोई और छोर है ही नहीं, सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर इस देश के नागरिक मौजूद हैं। सरकार का ये प्रश्न है कि जब इतनी बड़ी और जीवंत मीडिया व्यवस्था हमारे यहाँ है, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो निरंतर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ऐसे अखबार भी हैं जो, मुझे तो जैसे आपने सैन्य तानाशाही व्यवस्था के दौरान बताया कि किस तरह के कार्टून्स के माध्यम से उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, और हिटलर तक को हमारे जो कलाकार थे या जिनकी रीढ़ मजबूत थी, ऐसे कलाकारों ने हिटलर तक को नहीं छोड़ा। आज भी हमारे देश में ऐसे अखबार हैं जो कई बार, विशेषकर जैसे टेलीग्राफ वगैरह, मैंने कई बार देखे हैं उनके हेडलाइंस, इतना करारा कटाक्ष उसमें होता है। तो सवाल यह है कि जिस देश का इतनी बड़ी और जीवंत मीडिया व्यवस्था है, वो देश फ्रीडम रैंकिंग में इतना नीचे क्यों है? ये कई बार एक सोचने का विषय है, क्योंकि ये तो सही है कि जैसा आपने कहा कि सुरक्षा को लेके खतरा है और ये सब बात है, लेकिन सरकार कहती है कि हर पत्रकार पर होने वाला हमला क्या सरकार प्रायोजित है या स्थानीय स्तर की कोई आपराधिक घटना है? कि जैसा आपने बताया कि 200 पत्रकारों की हत्या हुई, उसमें से 42 पत्रकार थे जो अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो 200 में से मात्र 42, बाकी जो 150 लोगों की मौत होती है वो आकस्मिक थी या और किसी कारण से कहीं बैठे हुए हैं और अचानक बम्बार्डमेंट हो गया और अन्य नागरिकों के साथ वो भी उसके अंदर मारे गए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से चिंतन होकर के फिर उसको डेटा में शामिल करना चाहिए कि वो स्थानीय स्तर के होने वाले अपराध हैं। तो हमेशा सरकार के साथ जोड़ना कितना न्यायोचित है। फिर जो कई बार ये डिजिटल मीडिया की जो हम बात करते हैं, जैसा बात भी आई कि ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग को रोकने के लिए न्यायालय भी आदेश देता है कि आप कानून बनाएं। अब आप कोई कानून बनाते हैं तो इनडायरेक्टली फिर हम कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता को और राष्ट्रीय सुरक्षा को हम एक साथ ला सकते हैं? कई बार राष्ट्र हित में ये डिस्कशन हो सकता है कि ये राष्ट्र हित में है या सरकार के हित में है, लेकिन अमूमन एक आदर्श स्थिति की बात करें तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, इन पर कहीं कोई संतुलन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो भी मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही मतलब गंभीर प्रश्न है जिस पर कहीं न कहीं व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो चर्चा में अपन सर इन मैं इस बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। कुछ तो जो आपने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं और वीडियो ऑन करो आप। हाँ। जी,
बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। कुछ तो सवाल ऐसे हैं जिनको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और कुछ को भविष्य में चर्चा के लिए छोड़ देंगे, ओपन हाँ, एंडेड हाँ। छोड़ देंगे। बिल्कुल। जैसे जो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ये कहती है कि इसका जो डाटा है या जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जाँचने का तरीका है, वो किस तरह का है। वो पिछले साल इन्होंने किया था, हुँ, हुँ। लेकिन आम तौर पे अभी तक पिछले 15-20 वर्षों में जब से हम पत्रकारिता को ढंग से हम लोगों ने जानना मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व किया है और पिछले 20-30 सालों में जब से ये मुझे एग्ज़ैक्ट अभी ये डाटा नहीं है कि ये प्रेस फ्रीडम